हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2021 की प्राइमरी का पेपर यानी कि 1 to 5 के पेपर को डिस्कस करेंगे। यह पेपर आपका जनवरी में हुआ था, जिसमें एक पार्ट होता है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें पेडागोजी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से आपको 13 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जो आपके होते हैं पेडागोजी से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से रहते हैं। तो गाइस, सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि यह सेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो आपको आज क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो आपको क्वेश्चन आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, जो भी टीचिंग एग्जाम होता है उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, आपका आर टेट हो, मतलब रीट हो, एमपी टेट हो, डीएसएस भी है आपका, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, लास्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो पे बने रहें, बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सेशन को देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस पहला क्वेश्चन है हमारा, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या सेकंड ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देखता है, थर्ड ऑप्शन है हमारा लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें बताया गया है कि लड़कियों की तरह ना रोएं, मतलब लड़कियों की तरह व्यवहार ना करें, लड़कियों की तरह नहीं रोते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है कि चुनौतियों को देता है, लैंगिक चुनौती को तो नहीं दे रहा है भाई, ना भेदभाव को कम कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें लड़के और लड़कियों में भेद की बात की गई है, ना समानता को बढ़ा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? राइट आंसर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट। राइट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? ऑप्शन है हमारे अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में, मतलब प्रगतिशील कक्षा एक क्लास को अच्छा बनाने के लिए, उसको प्रगतिशील करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? क्या हम अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पर पालन करना चाहिए? अटल पाठ्यक्रम मतलब एक स्थिर पाठ्यक्रम होता है, उसका पालन करना चाहिए। क्या हम एक स्थिर पाठ्यक्रम से उसको मतलब अपनी कक्षा में प्रगति कर सकते हैं? तो ये आंसर तो नहीं होगा ना, नहीं कर सकते। सेकंड है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। क्या हम विद्यार्थियों में कंपटीशन की भावना उत्पन्न करके उसमें हम अपनी कक्षा में मानते हैं कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी उसमें मतलब अच्छे होंगे, पर सारे कंपटीशन में क्या कंपटीशन से क्लास का माहौल अच्छा हो पाएगा? क्या प्रगति कर पाएगी हमारी क्लास? तो भाई कंपटीशन से नहीं होगा, क्योंकि जो ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन था हमारा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। हम उनको मौके दें, जब हम उनको मौके देंगे तो वो प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से वो अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि ज्ञान की संरचना के लिए उन्हें प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अकादमिक अंकों वाला नहीं होगा कि भाई अंकों से हम उनको नामांकित नहीं कर सकते, आधार पर नामांकित नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, क्या इशारे करती है? जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, मतलब अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाती है? लेव वाइगोस्की के अनुसार, यदि आपने लेव वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा हो तो आप आंसर जरूर दे पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। सेकंड ऑप्शन है
अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा बच्चों में प्रत्याहार, निकास या प्रवृत्तियां पैदा करेगी। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि कोई जो अध्यापिका है वो अपने बच्चों को एक संकेत या इशारा देती है, क्या क्यों कैसे का मतलब प्रयोग करके वो अपने कुछ जो भी काम कर रहे हैं उसको कर पाए। वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये किस सिद्धांत को है? तो भाई देखो इसमें ऑप्शन आपने ये पढ़ा होगा, एक सिद्धांत होता है जिसको पार्ट या स्टैक इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो इसके फोल्डिंग में ही यही होता है। इसके फोल्डिंग में क्या होता है कि बच्चे अपने काम को किसी अध्यापिका की मदद से काम को करते हैं, तो वो हमारा इसके फोल्डिंग होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अधिगम के लिए पाड़ को ही हम इसके फोल्डिंग बोलते हैं। अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करोगे। तो राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर देखना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। सेकंड ऑप्शन है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? एक बात बता दें आपको कि जो हमारा परिवार होता है वो हमारा परिवार क्या होता है? एक प्राथमिक कारक होता है। बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। परिवार के बाद समाज से सीखता है। समाज के बाद विद्यालय में जाता है। तो जो समाज और जो विद्यालय है वो द्वितीय कारक होता है और हमारा जो परिवार होता है वो हमारा क्या होता है? प्राथमिक कारक होता है। परिवार प्राथमिक कारक होता है और समाज और विद्यालय है वो हमारा द्वितीय कारक होगा। तो इसमें जो आंसर है, आपको आंसर देखें इसमें आंसर कौन सा होगा? तो विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें ही बताया गया है कि परिवार वो द्वितीय कारक है और जो हमारा परिवार है वो फर्स्ट प्राइमरी कारक है और जो विद्यालय है वो समाज है वो हमारा क्या है? सेकेंडरी कारक है। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? ऑप्शन है हमारा, बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। सेकंड ऑप्शन है, एक आयामों में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। थर्ड ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। इसमें राइट आंसर कौन सा है देखते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? भाई एक बात बता दे, जो केवल आपको कहीं मिल जाए ना, किसी भी ऑप्शन आपको केवल मिल जाए और भाई वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। केवल वाला कभी आंसर नहीं होता। तो केवल वाले को देखते ही काट दें। केवल वाले को देखें और उसके देखते ही काट दें। केवल वाला कभी हमारा आंसर नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है, आयामों में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अन्य आयामों में सभी बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है, नहीं होती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धिमत्ता की काफी दशाएं होती हैं। सर्वर फॉर्म इंटेलिजेंस बहुत सारी दशाएं होती हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या था? बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। भाई सबकी बुद्धि एक जैसी थोड़ी ना होती है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो ये कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? और कुछ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ये नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। तो पहले आपको पता होना चाहिए लॉरेंस कोहलबर्ग के कितने सिद्धांत होते हैं, उसके बाद ही आप आंसर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के भाई 3 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? 3 सिद्धांत होते हैं।
उसके बाद ही आप, तो इसमें किसकी बात की गई है, इसमें सिर्फ इसमें बताया गया है कि उसमें कहा गया किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। तो नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ये किस नैतिक विकास के चरण को, तो लॉरेंस कॉल्बर ने नैतिक विकास में 3 वो दिए थे, 3 चरण दिए थे। वो कौन कौन से होते हैं, अब इसमें आपको आंसर बताना है। प्रथा पूर्व ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड है प्रथागत, थर्ड ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रथागत, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा गाइस, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हमारा प्रथागत। आप इनके तीनों कॉल्बर के तीनों उनको सिद्धांतों को पढ़ लें। कॉल्बर के नैतिक सिद्धांत में 3 चरण दिए, उनको बिल्कुल पढ़ लें, उसके बाद आपको ये कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम में के महत्व पर, किसके महत्व पर जोर देता है लेव वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो भाई आपको पता होना चाहिए जो लेव वाइगोस्की है वो समाज से रिलेटेड है। लेव वाइगोस्की हमारे समाज से रिलेटेड है। तो इसमें देखो तो इसमें पता चला फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सांस्कृतिक उपकरणों से, सेकंड ऑप्शन है हमारा गुणारोपण, थर्ड ऑप्शन है हमारा अभिप्रेरणा से, फोर्थ ऑप्शन है हमारा संतुलितीकरण। तो पहले ही हमने बताया कि लेव वाइगोस्की हमारे समाज से रिलेटेड होता है। उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सांस्कृतिक उपकरण, क्योंकि जो समाज में क्या होती है, सांस्कृतिक होती है, जो कल्चरल एक्टिविटी समाज से ही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सांस्कृतिक उपकरण। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, थर्ड ऑप्शन है हमारा विकास का समीपस्थ क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा या मनोवध। इसमें कौन सा आंसर हमारा राइट होगा, तो भाई उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, तो भाई ये तो होगा ही नहीं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, जीन पियाजे है किससे रिलेटेड, मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये भी नहीं होगा। विकास का समीपस्थ क्षेत्र जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जेडपीडी किसने दिया था, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, इसको जेडपीडी भी बोलते हैं, जेडपीडी किसने दिया था, ये उनका वाइगोस्की का है, तो ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्कीमा या मनोवध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा मुख्य गुण क्या होता है, मतलब उसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसका मुख्य गुण क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमूर्त सोच का विकास, सेकंड है विचार सोच में केंद्रीकरण, थर्ड ऑप्शन है हमारा परकल्पित निगनात्मक सोच, फोर्थ ऑप्शन है हमारा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। इसमें राइट आंसर क्या होगा, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं, उनको पढ़ें उसके बाद आंसर आ जाएगा। उसमें भी पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की बात की गई है, तो पूर्व संक्रियात्मक में मुख्य गुण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7 विचार सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा नहीं, कि अमूर्त सोच होता है वो सबसे लास्ट स्टेज में होता है, इसमें अनौपचारिक ज्ञान होता है, तो ये नहीं होगा। परकल्पित और निगनात्मक ये भी नहीं होगा, ये मूर्त में आ जाता है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने का ज्ञान ये भी हमारा उसमें आता है मूर्त में। तो राइट आंसर जो हमारा होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विकास के संबंध कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सेकंड ऑप्शन है हमारा विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, थर्ड ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, फोर्थ ऑप्शन है विकास बहुआयामी है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, भाई विकास जो होता है, पहले तुमने आपको बताया कि भाई केवल, जहां आपको केवल मिल जाए ना उसको देखते ही काट दो ऑप्शन को,
उसको देखते ही काट दो तो भाई केवल वाला ये सेकंड ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं। और विकास केवल बाल्यावस्था में होता है क्या? शैशवावस्था किशोरावस्था में विकास नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान होती है। हमारे भाई में और हमारी बहन में विकास एकदम समान चल रहा है, एकदम से समान थोड़ी ना है, सबका अलग अलग विकास होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। विकास जो होता है वो आयामी होता है। तो ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जन्म में किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, इसका क्रम बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ऑप्शन सेकंड है अमूर्त या सांवेदिक तरीके से या मूर्त तरीके से। थर्ड ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त या सांवेदिक। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अमूर्त, मूर्त या सांवेदिक। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था के बच्चों में विकास का क्रम पूछा गया है, वो किस क्रम में होता है? जन्म से बच्चा, तो बच्चा सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या बच्चा सांवेदिक संवेदनाओं से सीखता है? पहले बच्चा तो सीधी सी बात है, बच्चा जब छोटा होता है वो संवेदनाओं से सीखता है, फिर उसके बाद चीजों को देखकर सीखता है, फिर जब बड़ा हो जाता है फिर वो बिना चीजों को देखे भी उनके बारे में कल्पना कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले बच्चा संवेदना से सीखेगा, फिर मूर्त से और फिर अमूर्त से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन नंबर सेकंड है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। ऑप्शन नंबर थर्ड है योग्यता आधारित समूह को बनाने का मापदंड। ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या व्यक्तिगत भिन्नता से बाधा, क्लास में बाधा आएगी, सीखने में बाधा आएगी? तो ये कुछ बाधा तो नहीं आएगी, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, अध्यापक के पक्ष पर असफलता कहां से आ जाएगी भाई? ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। योग्यता के आधार पर मापदंड करेंगे, समूह बनाएंगे उनका, ये भी ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है तो उससे हम अब क्या करते हैं, सीखने में हमारी जो टीचर अपने प्लानिंग बनाएगा, टीचिंग प्लानिंग होगा, उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब होता है हर बच्चे को समान समझना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसको समझें, उसके बाद ही आंसर दें। तो समावेशी पहले क्या होता है? समावेशी कक्षा पता होनी चाहिए। समावेशी कक्षा क्या होती है? हर बच्चे को समान समझना, एक जैसा ही देखना। तो उसमें बात की, क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर। सेकंड ऑप्शन है अविभेदी समरूपी निर्देशों पर। थर्ड ऑप्शन है हमारा सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। और फोर्थ ऑप्शन है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या हम बच्चों के फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, क्या परफॉर्मेंस को और गोल्स को देखकर ही बच्चों को जोर देना चाहिए? उनके परफॉर्मेंस मतलब उसके प्रदर्शन पर और गोल्स पर जोर देना चाहिए? भाई नहीं दे सकते ना, पहले बच्चों को देखें क्या है। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड अविभेदी समरूपी निर्देश संपन्न, मतलब एक जैसे रूप, मतलब अविभेदी समरूप का मतलब एक जैसा दिखाई देना, समान रूप निर्देश देना। सेकंड है हम, थर्ड ऑप्शन है हमारा सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। अलगाव का मतलब होता है समाज के, मतलब उन्हें अलग कर देना। समाज के पहचान के आधार पर मतलब सब समाज के बच्चों को अलग कर देना, मतलब ये होशियार है, इससे कम है, ये दृष्टिबाधित है, इन सब बच्चों की अलग अलग कर देना। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। फोर्थ ऑप्शन है हमारा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उसे अवसर प्रदान करना। बच्चों के सामर्थ्य को देख के उसको मतलब उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? उनको मतलब अवसर प्रदान करेंगे, तो बच्चा हमारा अधिक ग्रो करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार
2000 जो ये भाई दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम है, उसमें क्या होता है कि दिव्यांगजन अधिकार नियम में एक नियम लागू किया गया था। इसमें पहले तो वैसे कि हमारा क्या है, 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनमें 6 से लेकर 18 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और इसमें 4% का इनका आरक्षण भी होता है। ये दिव्यांगजन अधिकार नियम है। तो वही इसका पहला ऑप्शन हमारा, क्या क्वेश्चन हमारा ये था कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मंदित छात्र, सेकंड ऑप्शन है हमारा विकलांग छात्र, थर्ड ऑप्शन हमारा जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, फोर्थ ऑप्शन है छात्र जिसका सख्त शरीर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसका दिव्यांग अधिकार में किसका प्रयोग करें भाई? वही तो दिव्यांग होगा जो जिस छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता होगी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होगा, अपंग होगा, उस वही तो होगा दिव्यांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, जहां देखिए भाई उसको टिक कर लो पहले, मतलब ये नेगेटिव क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नेगेटिव है, नेगेटिव में पूछा गया, तो नहीं पे पहले टिक कर लो, उसके बाद आगे नहीं को देखो और टिक कर लो उसे। नहीं को देखो और टिक कर लो। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा, ऑप्शन क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। सेकंड ऑप्शन है हमारा संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। थर्ड ऑप्शन हमारा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र को और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो भाई जो अधिगम कठिनाई से जूझ रहे बच्चों को अधिगम सीखने में परेशानियां हो रही हैं, तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जिन बच्चों को अधिगम सीखने में परेशानी होती है तो उनको छात्रों को इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा, मतलब क्या नहीं करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा दृश्य सिर्फ सामग्रियों का इस्तेमाल। भाई दृश्य और दिखाकर और बोलकर सुनाकर उन बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं हमारा, क्योंकि ये सही है। इसमें गलत ढूंढना है, मैं रॉन्ग ढूंढना है, गलत क्या है इसमें? संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा, भाई ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, व्यक्तिगत शिक्षक योजना बनाएंगे तो अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, व्यक्तिगत एक एक बच्चों को सिखाएंगे तो तब भी योजना बनाएंगे तब भी बच्चा सीख जाएगा। तो राइट क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या था? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना, जटिल मतलब कठिन संरचनाओं का प्रयोग करना। बच्चा छोटा है और उसको कठिन तरीके से शिक्षा शास्त्र और आकलन की संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है। कठिन तरीके से हम बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो ऑप्शन हमारा इस राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता को कैसे पहचानेंगे, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा क्रम परिज्ञानता या बोधगम्यता। सेकंड है हमारा अपसारी चिंतन। थर्ड है हमारा अतसक्रियता। फोर्थ है हमारा असत्यकर्ता। इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा मतलब आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता की पहचान कैसे करेंगे? पर कम परिज्ञानता और बोधगम्यता। लोभ, पर कम ज्ञान से बच्चा सीख से सृजनात्मक होगा। अतसक्रियता, असक्तता, इसमें राइट आंसर क्या होगा? अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के सृजनात्मक बच्चा वही तो होता है, क्रिएटिविटी बालक वही होगा जिसमें किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसके दिमाग में काफी सॉल्यूशन आ जाए, बहुत सारे सॉल्यूशन आए, नहीं इस तरह से सॉल्व होगी, इस तरह से सॉल्व होगी। तो जिसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन में वही होता है किसी एक समस्या को सॉल्व करने में उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाए, वही अपसारी चिंतन होगा, वही क्रिएटिविटी बालक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा सभी के लिए मानवीकृत आकलन का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
तो ये राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन हमारा फर्स्ट है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। सेकंड ऑप्शन है हमारा समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। थर्ड ऑप्शन है हमारा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। हम समस्या समाधान को कैसे सुसाध्य कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्या लगातार अभ्यास करा सकते हैं? लगातार अभ्यास करके बच्चा मतलब समस्या को सुलझा सकता है अपनी, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम लगातार अभ्यास करना गलत होता है, लगातार अभ्यास नहीं करा सकते। समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, अटल मतलब एक स्थिर प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थी हम पहले से ही डरा देंगे उसको, तो वो उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, तो ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? सीखने में मतलब मोटिवेशन को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, स्टेलाइज रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा बच्चे को दंड देकर। सेकंड है हमारा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। थर्ड है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। फोर्थ है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बच्चों को दंड देकर हम मोटिवेट कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत है। सेकंड प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। देखते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बहुत सरल तरीके से उनको क्रिया करने को कहेंगे तो बच्चा सीख जाएगा, अधिगम मोटिवेट होगा, या उनको मतलब मशीन की तरह याद कराएंगे। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा क्या? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर, मतलब उनको गोल की याद दिलवाएंगे, मतलब उनका गोल क्या है, किसके लिए वह सीख रहे हैं, किसके लिए अधिगम कर रहे हैं, ये हम उसको उनका जो गोल है उसकी याद दिलाएंगे, उसको ध्यान में रखे, उनको सिखाएंगे, तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या है? सेम शर्मिंदगी क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। सेकंड है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। फोर्थ है हमारा के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? शर्मिंदगी की बात की है, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, कोई संबंध नहीं है। सेकंड है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। जब बच्चा शर्माता ही रहेगा तो वो कैसे सीख पाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गलत, वो तो हमारा वैसे भी मतलब सही है। थर्ड क्या है? मतलब शर्माने से बच्चा विप्रेरित होता है और प्रभावशाली होता है, अधिगम मतलब ये भी गलत है भाई, बच्चा शर्माएगा तो कैसे सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्माने के भाव को जो हम सीखने में है उसमें हमको बारंबार पैदा करना चाहिए, बारंबार पैदा करना चाहिए, जिससे बच्चा और सीख जाएगा। भाई ऐसा होता है क्या? शर्माने वाला बच्चा सीख सकता है? नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड का संज्ञान पर नकारात्मक, शर्माने का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का मतलब सीखने का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। सेकंड है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। थर्ड है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। फोर्थ है अनुकरण, नकल और दोहराना। मतलब कौन सा गलत होगा, इसमें कौन सा सही होगा, मतलब सीखने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? तो भाई नकल करना तो भाई गलत होता है ना, नकल नहीं करना।
नकल करना गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे भी गलत हो गया। मशीन की तरह भैया उनको याद कराना, ये भी गलत हो गया। बिना विश्लेषण के, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना ऑब्जर्वेशन के कैसे एनालिसिस कर सकते हैं भाई, आप लोग का नहीं कर सकते, जब कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है हमारा तो कैसे सीख सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। मतलब हम जब चीज़ों को दूसरी चीज़ों से कोरिलेटेड करके सीखते हैं तो हमें अच्छे से याद होगा, तो सेकंड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि मतलब त्रुटियों का विश्लेषण को क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। सेकंड है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। फोर्थ देखते हैं, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसमें राइट आंसर क्या होगा कि भैया पहली बात तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो गया, बच्चों को दंड तो देना ही नहीं है, तो गलत हो गया। केवल देखिए भाई वहां पे काट दो, सेकंड तो यहाँ पे अब दोनों में से देख लो कौन सा है कि ये भी गलत है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो कि जहाँ ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को अलग कर दो और मतलब जो सही छात्र हैं उनसे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को अलग कर दो। भाई अलग तो नहीं कर सकते, समावेशी शिक्षा देनी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। थर्ड है हमारा अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। फोर्थ है हमारा विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया हुआ। मतलब कठिनाई की बात होती है, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है। फर्स्ट देखते हैं, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की हो, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो उनको सीखने में कठिनाई होगी क्यों। सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी गलत होगा, तब भी बच्चा सीख जाएगा। और विभिन्न बहुरूपों में बहुत तरीकों से बच्चों को सिखाया गया होगा तब भी बच्चा सीख जाएगा, तो ये गलत। राइट आंसर होगा बच्चों को सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तो बच्चों को सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। मतलब सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, उच्च उत्तेजना होनी चाहिए, उच्च भय होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है निम्न उत्तेजना उच्च भय। थर्ड ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। फोर्थ ऑप्शन है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। भाई हाँ, बच्चा पहले से उच्च भय दिया है, मतलब बच्चा पहले से ही डरा हुआ है तो बच्चा सीखेगा कैसे, तो पहले तो गलत हो गया। उच्च भय इसी में दिया है, बच्चा डरेगा तो भाई कैसे सीखेगा। और फिर फोर्थ में भी दे रखा है कोई भय नहीं कोई उत्तेजना नहीं। जब कोई उत्तेजना ही नहीं होगी तो बच्चा सीखेगा क्या, उत्तेजना भी होनी जरूरी है। तो आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संतुलित समान उत्तेजना होनी चाहिए और उसमें कोई भी डर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। अधिगम संरचनात्मक विचार, मतलब जो अधिगम संरचनात्मक विचार हो उनको सुझाव देने के लिए ज्ञान की संरचना में क्या बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। सीखने में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल होती है, बच्चों की भूमिका होती है। तो बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो भाई गलत हो गया। बच्चों की भूमिका होती है, बच्चों को पूर्ण रूप से वयस्क पर अपने बड़ों पे पूर्ण रूप से निर्भर होना चाहिए। भाई जब समस्या हो तब वयस्कों से सहायता लेनी चाहिए, पूर्ण रूप से थोड़ी ना निर्भर हो सकते हैं।
सेकंड हो गया, गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर थर्ड, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रह सकते भाई, पाठ्य पुस्तकों से थोड़ी ना सीख सकते, कुछ समाज से भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, योग्यता सुधार्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, योग्यता अटल है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, असफलता अनियंत्रित है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 योग्यता सुधार्य है या योग्यता अटल है, योग्यता स्थिर है। प्रयासों से कोई, यदि हम बार बार प्रयास करेंगे तो नहीं सीखते, गलत हो गया। असफलता अनियंत्रित है भाई, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योग्यता क्या है, सुधार्य है, योग्यता को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसके। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। सेकंड है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। थर्ड ऑप्शन है बारंबारिक परीक्षाएं। फोर्थ है अन्वेषण और संवाद। इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, मतलब कंपटीशन। भाई कंपटीशन की बात की, वो तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। तो फर्स्ट तो हमारा गलत ही होगा, इसमें कंपटीशन की बात की है। सेकंड है पाठ्य पुस्तक, मतलब पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बच्चा पाठ्य पुस्तक से ही सीख सकता है, बार बार परीक्षा कराना गलत है। तो राइट आंसर होगा अन्वेषण और संवाद। बच्चे को अन्वेषण और संवाद कराएंगे तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है? एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच विचार के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिवाक क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। फोर्थ है स्वनियमन। थर्ड है आत्मकेंद्रिता। फोर्थ है मनोवैज्ञानिक विकार। इसमें राइट आंसर क्या होगा 28 में? संज्ञानात्मक परिपक्वता, संज्ञान की बात की, संज्ञानात्मक परिपक्वता दी गई तो जीन पे आ जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। स्वनियमन हो रहा है कि बच्चा भाई सायना स्वयं से बात कर रही है ना, तो किस प्रकार की प्रगति कर सकती है? स्वनियमन भैया, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब स्वयं से ही सीख रही है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वयं नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को नामांकित करना। सेकंड है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। थर्ड है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। विद्यार्थियों को नामांकित करना, मतलब मूल्यांकन के नामांकित कर से मूल्यांकन, ये तो गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर बच्चों को नहीं विभाजित कर सकते। वही पुरस्कार देकर जो बच्चा अच्छे अंक लेके आया है तो उसके आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं इसके। भाई पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता पर। सेकंड है केवल पर्यावरण पर। थर्ड है न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। फोर्थ है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरूपित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया? तो पहले ही बताया, केवल वालों तो देखते ही गलत कर दो। फर्स्ट तो गलत हो गया, केवल पर्यावरण से नहीं हो सकता। थर्ड है हमारा न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से, किसी का विभिन्नताओं का प्रतिरूपित नहीं होता, किसी का असर नहीं होता, गलत होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन हमारे 13 थे, क्वेश्चन हमारे 13 कंप्लीट हुए। तो भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बताएं कैसा आज का सेशन रहा। और हम नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।